विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या भाग एक, जिससे जितने भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका मैं आपको एमसीक्यू बताने वाला हूं। तो संविधान का भाग एक, जिसका नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें जितने भी हमारे राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वाले भाग एक में टोटल कितने अनुच्छेद है? 4 है, यानी 1 से लगा के 4 तक के अनुच्छेद को भाग एक कवर करता है ना। तो संविधान में टोटल कितने भाग है? 22 भाग है, जिसमें से पहला भाग को हम कर रहे हैं। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है? तो भाग एक में है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा है भाग एक, जिसका नाम क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद एक में भारत को कहा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, राज्यों का संघ है। इससे मतलब होता है कि भारत में यदि कोई राज्य मिलना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब ही यही होता है भारत के लिए, कि भारत में यदि कोई राज्य मिल जाए, एक बार अगर कोई राज्य मिल गया तो फिर भारत से अलग नहीं हो सकता है। जैसे कि 1975 में हमारा सिक्किम मिला था। सिक्किम ने पहले क्या किया था, सिक्किम ने सबसे पहले क्या किया था, 1974 में भारत के साथ सह अभाज्य बनकर रहा। 1 साल तक उसने भारत के साथ सह अभाज्य बनकर देखा। उसके बाद 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था। लेकिन अब अगर चाहे कि सिक्किम भारत से अलग हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो संघ यानी कि यूनियन का मतलब ही होता है कि एक बार यदि भारत में कोई राज्य विलय हो गया है तो वो फिर यहाँ से हट नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को क्या शक्ति प्रदान करता है ना। तो अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संसद को क्या शक्ति देता है, कि वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है और उनकी स्थापना भी कर सकता है। संसद चाहे तो नए राज्यों को बना सकती है और उनकी स्थापना भी कर सकती है। और यदि कोई बाहरी क्षेत्र से, है ना, बाहरी क्षेत्र से कोई राज्य यदि भारत में मिलना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग भारत में मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 2 के तहत किसी नए राज्य को संघ में शामिल करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है ना। मान लीजिए कोई राज्य जो है भारत में मिलना चाहता है ना, तो इसका अंतिम अधिकार किसके पास होता है? भारतीय संसद को, है ना। जो भारतीय संसद होती है वो ही क्या कर सकती है, राज्य पर कानून बना सकती है ना, किसी भी राज्य को समाप्त कर सकती है, क्षेत्र सीमा इनमें परिवर्तन भी कर सकती है। तो भारतीय संसद को ही अधिकार है केवल कि नए राज्यों को शामिल करे या ना करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया है? अभी क्वेश्चन आ गया, अभी सिक्किम की बात हमने की थी, है ना। तो सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत मिलाया गया है? अच्छा, अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश है ना। तो नए राज्यों को मिलाना हो, उनकी स्थापना करना हो तो अनुच्छेद 2। ठीक है, तो सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत भारत में विलय किया गया है? अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी नए राज्यों का प्रवेश की बात आती है तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग भारत में वो राज्य विलय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी राज्य की सीमा नाम में जो अगर परिवर्तन करना हो तो उसका अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? संसद के पास होता है ना। तो संसद ही केवल क्या कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है ना, उसका क्षेत्रफल को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। आगे बात समझ में। मैंने जितने भी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है स्टेप बाय स्टेप लिया है, ताकि एक क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा, है ना। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अरेंज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने की शक्ति देता है? ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि उसकी राज्य की क्षेत्रफल को बढ़ाए या घटाए?
तो जब भी हमने अभी क्या देखा कि अनुच्छेद 1 क्या करता है, अनुच्छेद के 1 के तहत भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। 2 के तहत क्या होता है, नए राज्यों का प्रवेश करना। और 3 के तहत क्या कर सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को मिलता है ना। तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा, नाम और परिवर्तन या क्षेत्रफल को घटाए या बढ़ाए, इसका अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 3। तो जब भी परिवर्तन की बात आएगी, चाहे वो राज्य की सीमा हो या क्षेत्रफल हो या नाम हो, है ना, इनमें से अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 किस काम का है, नए राज्यों का प्रवेश। बाहरी क्षेत्र से अगर कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग मिल सकता है। अनुच्छेद 1 क्या करता है, ये राज्यों का संघ है। अगर कोई राज्य इसमें एक बार विलय हो गया तो वो फिर वहां से फिर से हट नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना किस अनुच्छेद की प्रक्रिया का परिणाम है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा ये प्रक्रिया हुई थी। तो मैंने क्या कहा, जब भी परिवर्तन की बात आएगी तो अनुच्छेद 3 आएगा, है ना। तो अलग होना यानी कि परिवर्तन हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है। किसी भी राज्य को समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है ना। संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमाओं को जो है दूसरे राज्य में मिला सकता है। ये अधिकार किसको है, सिर्फ संसद को है। किसी भी राज्य की शक्ति को समाप्त कर सकती है संसद, है ना। तो नियम और कानून बनाने का पूरा कार्य अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इंडिया का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो संविधान के अनुसार इंडिया का दूसरा नाम क्या है, भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है ना। विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना चाहा तो अनुच्छेद 2 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 को फॉलो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, 4 कहता है राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल बनाना। यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, राज्य की पुनर्गठन की प्रक्रिया को सरल बनाना यानी कि ऐसा होता है कि जब संसद किसी राज्य को मिलाती है या फिर उसके नाम और सीमा में परिवर्तन करती है तो अनुच्छेद 4 कहता है कि राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है ना। इससे क्या होता है, संसद जब चाहे किसी भी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल को घटाया बढ़ा सकती है। इसके लिए उनको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं रहेगा। यदि बाई चांस उनको यहाँ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति को इसके लिए पूर्व सूचित कर दिया जाता है कि जो है संसद में एक नया बजट आया है, नया विधेयक आया है जिस पर आपको साइन करना होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, अगर नहीं भी करे तो भी ये संसद जो है नए राज्य की नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, इसलिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 4 कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में टोटल कितने राज्य है, 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए धर आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो एस के धर आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, वर्ष 1948 में की गई थी, है ना, कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का बनाना है।
तो उसकी स्थापना की गई थी 1948 में, है ना। एक समिति बनाई गई थी जो जगह जगह जाकर लोगों से बात करती है कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, वहाँ पर किस तरह के है ना। तो जैसे कि पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, है ना। तो इस तरह से महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब भाषा के आधार पर बने हुए राज्य थे, क्योंकि इससे पहले जो राज्य हुआ करते थे वो पार्ट ए, बी, सी, डी में डिवाइड थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में कितने राज्यों की स्थापना की गई थी। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था तो उस समय भारत में टोटल कितने राज्य बनाए गए थे, तो उस समय भारत में केवल 14 राज्य ही थे। ठीक है, बाकी राज्य बाद में बनाए गए थे, भाषा के आधार पर बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को किस वर्ष सौंपी थी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी, तो वर्ष 1955 में सौंपी थी, है ना। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1955 में सौंपी थी। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था, है ना। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, पोटी रामलू नाम का व्यक्ति थे, जो 56 दिन के जो आंदोलन पे थे, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद बाकी अन्य राज्य को भी बनाया गया था। आगे इसका भी क्वेश्चन आएगा, आप समझ जाना। अगला क्वेश्चन है, जेवीपी समिति 1948 के सदस्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं था। जब जेवीपी समिति बनाई थी 1948 में, तो सदस्य उसमें थे 3 से 4 सदस्य थे, तो इनमें से कौन से सदस्य उसमें नहीं थे। क्या जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया, महात्मा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पट्टाभी सिद्धारमैया थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समिति में शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, किस आयोग के तहत हुआ था, फजल अली आयोग के तहत किया गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोटी श्री रामलू की मृत्यु किस राज्य की मांग के दौरान हुई थी। आंध्र प्रदेश की बात चल रही थी, तो आंध्र प्रदेश के यही व्यक्ति थे पोटी श्री रामलू, इनकी मृत्यु हुई थी। किस राज्य की मांग कर रहे थे ये, आंध्र प्रदेश के लिए। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। वो बोल रहे थे कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है, हमें भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना दीजिए। लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी और ये 56 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी के बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के ए, बी, सी, डी वर्गों को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो जो पहले राज्य हुआ करता था हमारा, वो ए, बी, सी, डी इन 4 पार्टों में डिवाइड था, है ना। तो इसको संशोधन किया गया था, 7वां संशोधन जब हुआ था, उसके तहत इस ए, बी, सी, डी पार्ट को हटा दिया गया था। उसके बाद भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश की मांग के लिए 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद किस नेता की मृत्यु की गई थी। अभी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, कौन था, पोटी श्री रामलू। इनकी मृत्यु हुई थी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। उसके बाद ही भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था। किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग 1953 ने राज्यों के गठन के लिए मुख्य आधार किसे माना था। फजल अली आयोग आया था, उनने किसके लिए सिफारिश की थी, कि भाषा और संस्कृति के आधार पर जो है राज्य का निर्माण हो, है ना कि धर्म, ना केवल प्रशासन, भौगोलिक स्थिति के आधार पर ना हो, भाषा और संस्कृति के आधार पर हो। जिस राज्य में जो लोग रहते हैं, जो भाषा समझते हैं, उस राज्य को उस तरह का भाषा बना दी, उस तरह का राज्य बना दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1956 में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1953 में हुआ। ठीक है, 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था।
तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था? 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन इसके 6 साल बाद ही हुआ था, यानी 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? तो 1975 में सिक्किम जो है भारत में विलय हुआ था, तो 1975 में ये इसको पूर्ण राज्य का एक दर्जा मिला था, क्योंकि 1974 में सह राज्य बना था, 1975 में एक साल रहने के बाद इसको ये पूर्ण राज्य का दर्जा इनको प्राप्त हुआ था। अगला है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन किस वर्ष हुआ था? है ना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो तीनों राज्यों का गठन वर्ष 1972 में हुआ था, है ना। तो 1972 में तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश कब बने और लद्दाख, यानी कि लद्दाख जम्मू कश्मीरी केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? तो कब बने थे ये? 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और ये लद्दाख अपने केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल कितनी रियासतें थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें 2 प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमा, यानी कि भारत की भौगोलिक सीमा, भारत के अंदर कितनी रियासतें थी? तो 552 रियासतें थी, है ना। तो आज़ादी के समय भारत की भौगोलिक सीमा यानी कि भारत के भीतर कितनी रियासतें थी? टोटल 552 रियासतें थथी। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? अगर टोटल रियासतें पूछी जाए तो कितना आएगा? 562, है ना। टोटल कितनी रियासतें थी आज़ादी के समय भारत में? कुल कितनी रियासतें थी? 562। लेकिन भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर कुल कितनी थी? 552। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना, इनको ध्यान से समझना है। तो अगर भारत की भौगोलिक सीमा की बात आएगी तो 552 है, और आज़ादी के समय अगर कुल रियासतें पूछी जाएगी तो 562 है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण के लिए गठित रियासत विभाग के प्रमुख कौन थे? रियासत भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था, जितनी भी 552 रियासतें थी उनको एक साथ विलय करके भारत में मिलाना था। तो इसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसका प्रमुख कौन था? तो उनका प्रमुख था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है रियासतों के एकीकरण के लिए चुना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत के भारत में विलय से है ना। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है, यानी कि किन रियासतों को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो का चलाया गया था? तो जूनागढ़ के लिए चलाया गया था? नहीं। कश्मीर के लिए? नहीं। हैदराबाद या भोपाल? तो हैदराबाद की रियासत के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? हैदराबाद की रियासत के लिए चलाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे? हैदराबाद से। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को भारत में किसके आधार पर मिलाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। जनमत संग्रह क्या था? जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनसे पूछा गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप भारत में मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, या फिर खुद का अपना जो है राज्य बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो जनमत संग्रह के आधार पर जो है जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। लेकिन जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था वो हैदराबाद, तो हैदराबाद के नवाब जो है वो कहना चाहते थे कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते, हमारे पास ऑप्शन है, हम या तो अपना खुद का राज्य बनाएंगे या फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि यदि आप इसमें नहीं आना चाहते, भारत में विलय नहीं होना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के मुख्य सहयोगी सचिव कौन थे? यानी कि रियासत एकीकरण का जब दौर चल रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके प्रमुख थे, लेकिन उनके साथ और भी व्यक्ति थे। वो कौन थे? तो वो थे वी मेनन पी।
है ना, या वीपी मेनन। वीपी मेनन जो थे उनके साथ सहयोगी थे, उनके साथ रियासत एकीकरण के सचिव सहयोगी थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? तो सबसे बड़ी जो भारत की रियासतें थी वो कौन सी थी? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। कब थी? स्वतंत्रता के समय थी। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के शासक को निजाम कहा जाता है? तो निजाम किसे कहा जाता है? किस रियासत के शासक को कहा जाता है? हैदराबाद के शासक को निजाम किया जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद के शासक के लिए ऑपरेशन पोलो को जो है शुरू किया गया था। तो हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? निजाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? आधिकारिक भाषाएं है। अच्छा, कितनी भाषाएं टोटल? तो 22 भाषाएं है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं, 22 भाषाओं का जो है संबंध किस अनुसूची से? 8वीं अनुसूची से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में? यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों यानी कि ST SC का जो क्षेत्र है वो किस अनुसूची से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची से संबंधित है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? ST SC के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। यानी कि अगर पंचायत स्तर पर किसी को कोई परेशानी रहेगी तो वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ग्रामीण में जो समस्याएं होती है, जो प्रधान को बताई जाती है, वो पंचायत स्तर पर होती है, तो ये 11वीं अनुसूची में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के चुनाव के लिए अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को की भी शपथ लेनी पड़ती है। इसका प्रारूप कहाँ है? यानी कि शपथ लेनी पड़ती है, इसका प्रारूप कहाँ पर है? किस अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है? तो किस अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है? अनुसूची 3 में, यानी कि तीसरी अनुसूची में जो है शपथ की चर्चा की गई है। वो किसी भी पद के लिए हो सकती है, स्टूडेंट को भी हो सकती है ना। अन्य संवैधानिक पद होते हैं, उनके लिए भी शपथ लेना अनिवार्य है ना। कुछ पद जो होते हैं संवैधानिक, उनके लिए शपथ की चर्चा नहीं होती है ना। जैसे कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये क्या है? बड़े पद है, सीनियर लेवल के पद है, इसलिए इन पर शपथ की चर्चा नहीं होती है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है? अभी बताया मैंने आपको, जो बात बताई एक्सेप्शन वाली, वो वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है? तो संघ के मंत्री का, संसद के सदस्य का, भारत के राष्ट्रपति का, या सर्वोच्च न्यायालय का? तो भारत के राष्ट्रपति की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है, यानी कि उनको कोई शपथ नहीं दिलाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे वो एक दूसरे से लिंक हो और आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। अब एक क्वेश्चन को समझोगे, दूसरा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की डेली वीडियो अब आपको मिलने वाली है हमारे इस चैनल पर। हमारे चैनल का नाम क्या है? विनर से टॉपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस और कृषि भारतीय संविधान की किस सूची के विषय है? भारतीय संविधान की किस सूची के विषय है पुलिस और कृषि? देखिए, पुलिस हर राज्य की अलग अलग हो सकती है, कृषि हर राज्य में अलग अलग होती है। तो पुलिस और कृषि पर अगर कानून बनाना चाहे तो राज्य सरकार भी बना सकती है ना, वो केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ये किस सूची में आएगा? पुलिस और कृषि, ये समवर्ती सूची में आएगा। किस सूची में आएगा? समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे किस सूची के अंतर्गत आते हैं? रक्षा है, विदेशी मामले, रक्षा यानी कि सेना, आर्मी वगैरह जो भी है ना। विदेशी मामले यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी मामले होते हैं। रेलवे, ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? किसका विषय होता है? यदि इस पर कुछ कानून बनाना हो, है ना, कुछ निर्णय लेना हो, तो कौन लेगी? कौन सी सरकार लेगी? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार लेगी। तो केंद्र सरकार किसके अंतर्गत आती है? संघ सूची के अंतर्गत आती है।
तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे। ठीक है, तो संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का विषय है संघ सूची। अगर राज्य सरकार का पूछे तो फिर राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो संघ सूची के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय है? संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय है? तो वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची में टोटल कितने विषय है? 100 विषय है। ठीक है, लेकिन जब मूल विषय जो थे वो 97 थे, है ना। वर्तमान में टोटल 100 है, मूल विषय तो 97 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। कुल कितने अभी वर्तमान में? 100 है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो होती है संघ सूची के अंतर्गत आता है ना। जो गांवों में और भी सर्वे होते हैं वो सर्वे होता है ना। हर राज्य में जो अलग अलग मतदाता के समय जो सर्वे होता है वो सर्वे होता है, वो जनगणना नहीं होती है। जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का कार्य होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टोटल कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिससे हमें संविधान का भाग 1 जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसको हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।